नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में से दुष्यंत कुमार की गज़ल का अध्ययन करेंगे। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है ये कि मेरे सीने में, मेरे हृदय में, मेरे दिल में न सही, किसी और के दिल में ही सही, आग जलनी चाहिए। मतलब सत्य का पक्ष लेने की और जीवन में संघर्ष करने की, गलत का विरोध करने की आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत, यह काव्य संग्रह है। एक कंठ विष पाई, गीति नाट्य, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये नाम से उपन्यास। मृत्यु उनकी सन 1975 में हो गई। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने इतना साहित्य रचा। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। इलाहाबाद में एक साहित्यिक संस्था थी परिमल। वहाँ उस संस्था में वहाँ के सभी साहित्यकार इकट्ठे होते थे और उस समय के जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे होते थे उन पर चर्चा और बहस हुआ करती थी, तो उनमें वे भी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में उन्होंने काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। मतलब अकेले दुष्यंत कुमार ही थे जिन्होंने हिंदी भाषा में गज़लें रची और गज़ल को हिंदी में प्रतिष्ठित किया। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। मतलब साहित्यिक और राजनीतिक लोग जब इकट्ठे होते हैं तो कई शेरों का प्रयोग कोई बड़ी सी बात के लिए प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं, ताकि वो इतनी बड़ी या गहरी बात है जो वो छोटे में ही संक्षेप में ही कह दी जा सके। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विष पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। मतलब ये जो गीति नाट्य उन्होंने रचा, एक कंठ विष पाई, हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रशंसित रचना है। कवि दुष्यंत की जो गज़ल यहाँ दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है। सही बात है, गज़लों का कभी कोई शीर्षक नहीं होता है, बस गज़ल ही लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती। मतलब गज़ल में जितने भी शेर होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उस एक शेर में ही जो विषय वस्तु या जो मुद्दा होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है और अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर देता है। जरूरी नहीं कि सभी शेर आपस में संबंधित हो, इसलिए उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार यानी आवश्यकता नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक है रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दूसरा अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। मतलब गज़ल का जो रूप होता है, बाहर का जो कलात्मक रूप जो होता है या गज़ल की जो रचना होती है, रूप के स्तर पर उसमें तुक का निर्वाह किया जाता है और दूसरा उसकी विषय वस्तु के स्तर पर एक ही मिजाज, एक ही सोच का निर्वाह उसमें किया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। जब ये गज़ल आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है। मतलब गज़ल के सभी शेरों में एक मूल भाव हो, एक केंद्रीय भाव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ जो गज़ल हम पढ़ेंगे वह पूरी गज़ल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। मतलब एक ही विषय को लेकर के उसमें जो विचार व्यक्त किए गए हैं या जो भाव व्यक्त किए गए हैं, इसलिए यहाँ लगता है कि वह एक ही मनस्थिति में लिखी गई है। राजनीति और समाज में जो चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव
एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। मतलब राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे नकार देने और उसकी जगह दूसरे विकल्प को तलाश करने की मान्यता इस गज़ल में दी गई है और वह ही इस गज़ल का मूल भाव बन रहा है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। अब पढ़ते हैं हम गज़ल। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। जो पहली जो तो पंक्तियाँ हैं, पहला जो शेर है, उसमें दोनों पंक्तियों में तुक है और उसके बाद जो दूसरा शेर है उसकी अंतिम पंक्ति में, उसकी दूसरी पंक्ति में वही तुक ली गई है। तो इस तरह से गज़ल में इस तुक का निर्वाह किया जाता है कि पहले शेर में जो तुक होती है वही दूसरे शेर की अंतिम पंक्ति में भी दोहराई जाती है। शहर के लिए, उम्र भर के लिए। तो ये जो गज़ल है, ये ऐसी विधा है या ऐसा छंद है जिसमें प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होता है और यही प्रतीकात्मकता उसकी मतलब गज़ल की खूबसूरती है। अर्थात प्रतीकात्मक भाषा के कारण ही ये गज़ल जो है बहुत खूबसूरत लगती है, पढ़ने में मोहक और भाव और अर्थ ग्रहण करने में भी हमें अभिभूत करती है और गहरे तक हमारे हृदय में उतर जाती है, दिल को गहराई से स्पर्श करती है और अर्थ और भाव जो होते हैं वे थोड़ी चुभन भी पैदा करते हैं। ये इस गज़ल से आपको जाहिर होगा कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। ये प्रतीकात्मक भाषा है यहाँ पे, चिरागा, चिराग। तो शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। तय मने निश्चित, चिरागा मने दीपक, चिराग। यहाँ चिरागा है तो यहाँ बहुवचन है, कई दीपक। हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। मयसर मने प्राप्त, उपलब्ध। दरख्तों के साए में धूप लगती, दरख्त मने पेड़, साए मने छाया में। तो यहाँ जो प्रसंग है वह यह है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारी दशा थी, हम गुलाम थे, बहुत कष्टों और दुखों में थे, शोषण और अत्याचारों की पराकाष्ठा थी। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई हमें, तो उस समय जब कि अब हमारा स्वयं का राज होगा, यह सोचा गया, ये आशा की गई, यह स्वप्न देखा गया कि अब हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का अंत होगा और देश के घर घर में खुशहाली आएगी। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए कि हर घर शिक्षा, सुख, शांति, समृद्धि के चिरागों से, दियों से जगमगाएगा। सही है, यह तय था, निश्चित था, या हम निश्चिंत हुए ये सोचकर कि यही होगा, क्योंकि अब हम आज़ाद हैं, अब हम आज़ाद हो जाएंगे या आज़ाद हैं, हमारा अपना राज होगा, तो हर घर में खुशियों के दीपक जलाए जाएंगे, हर घर में खुशी के दीपक जलेंगे, अर्थात खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और सही भी है, जब हम पराधीन थे तब तो सुख का सपना देख ही नहीं सकते थे, किंतु आज़ाद होने के बाद तो ये सपना देख सकते थे, ऐसी आशा कर सकते थे। किंतु हुआ क्या? उल्टा। कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। हमने तो सोचा कि हर घर में चिराग जलेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। स्वशासन में भी हमारे दुखों और कष्टों का अंत नहीं हुआ। तो पूरी गज़ल में शासन व्यवस्था पर तो कटाक्ष है ही, हम खुद भी दोषी हैं अपनी मनोवृत्तियों के लिए, प्रकृति के लिए, दोनों पर ही कटाक्ष है कि यह सोचा था कि हर घर में चिराग जलेगा, लेकिन अब पूरे शहर के लिए भी एक चिराग मयसर नहीं है, मतलब पूरे शहर के लिए भी एक दीपक नहीं जलाया जा सका। हमारी शासन व्यवस्था या शासकों का प्रताप है या माया है कि पूरे शहर में एक भी घर यह नहीं कह सकता कि वह पूरी तरह से कष्ट मुक्त हो चुका है, या उसके घर में तो खुशियों के चिराग जल चुके हैं। मतलब हर घर के स्थान पर पूरे शहर के लिए भी एक दीपक नहीं जल सका। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। गज़ल की पंक्तियों का इतना आनंद आता है पढ़ने में, उनका भाव ग्रहण करने में या अर्थ करने में, कि तय था हर घर में चिराग जलेगा, लेकिन पूरे शहर भर के लिए भी एक चिराग यहाँ मयसर नहीं हुआ। मतलब शहर का एक भी घर ऐसा नहीं है कि जिसकी सामान्य ज़रूरतें पूरी हो सकी। ये हाल है आज का। इसलिए कवि महोदय कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त मने पेड़, पेड़ के
साए में, पेड़ों की छाया में। होता क्या है कि कभी किसी पेड़ के नीचे अगर हम खड़े होंगे तो हमें ठंडी छाया मिलेगी, शीतलता और सुकून प्राप्त होगा, किंतु यहाँ पर भी विपरीत हालत है। ऐसे पेड़ हैं या ऐसी शासन व्यवस्था है या ऐसे लोग सत्तासीन हैं कि उनके साए में शीतलता के स्थान पर तपन है, कष्ट है, कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। मतलब सत्ता में ऐसे लोग काबिज हैं, सत्ता पर ऐसे लोग काबिज हैं कि जो हमारी समस्याएं तो दूर नहीं करते, बल्कि और उनके पास जाओ तो हमारी नई नई समस्याएं पैदा हो जाती है। मुसीबतें खत्म हुई ही नहीं, बल्कि जीवन और कष्टपूर्ण हो गया है और उनसे समस्याओं के समाधान के स्थान पर और तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो रही है। ऐसे में कवि फिर कहते हैं, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ऐसे में कवि कह रहे हैं कि ऐसा मन करता है कि यहाँ से कहीं और चला जाए, यह स्थान छोड़कर कहीं और जीवन बिताया जाए। ठीक है, कि यहाँ जब हमारी समस्याओं का समाधान ही नहीं है, हमने जो सपने देखे, हमने जो आशाएं की वह पूरी ही नहीं हो रही है, तो इस जगह को छोड़ करके कहीं और जाया जाए। तो यहाँ चिरागा और चिराग ये प्रतीकात्मक भाषा है, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है कि चिरागा और चिराग मने कहाँ तो घर घर के लिए चिरागों की सपने देखे गए थे, लेकिन यहाँ तो एक भी चिराग नहीं जल सका, इसलिए ये स्थान छोड़कर हमें कहीं और चले जाना चाहिए। दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है कि पेड़ के साए में भी कहीं धूप लगती है, लेकिन यहाँ स्थितियाँ ही ऐसी ही हैं। तो सरल सहज भाषा का प्रयोग है, प्रभावपूर्ण भाषा है और चिरागा और चिराग का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। और उर्दू शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से हुआ है। दरख्त, साए, उम्र भर के लिए, मयस्सर, चिरागा, चिराग, तय। गज़लों में गज़ल ऐसी विधा है जिसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग होता ही है और यहाँ बहुत ही खूबसूरती से इन शब्दों का उपयोग हुआ है। आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है आपको? न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब यहाँ कवि महोदय कह रहे हैं, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं। मुनासिब है मने उचित हैं, योग्य हैं। मतलब ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, सफ़र मने यात्रा के लिए, शासकों के इस सफ़र के लिए ये कितने मुनासिब हैं, उचित हैं या सही हैं। खुदा नहीं, खुदा मने ईश्वर, न सही आदमी का ख्वाब सही, ख्वाब मने सपना, स्वप्न, कोई हसीन नज़ारा, हसीन नज़ारा मने खुशनुमा नज़ारा या खुशनुमा दृश्य, नज़र के लिए, दृष्टि के लिए। तो कवि ये मानते हैं, कवि ये कह रहे हैं कि न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे। हम कैसे हैं, हम लोग कैसे, मनोवृत्ति हम लोगों की, हम पर भी कटाक्ष है, जनता पर कटाक्ष है कि पेट को ढकने के लिए कमीज़ पहनते हैं, लेकिन कमीज़ न हो तो पैरों से ही पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मतलब यहाँ ये बात है कि हमारे देश में हमारा जो जीवन दर्शन है, कर्मवाद का सिद्धांत है यहाँ, है ना, कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा या मिलता है, ये बात तो ठीक है। इसलिए कभी कभी कर्म करने के बावजूद उचित फल नहीं मिलता, तब हम इस सिद्धांत के आधार पर संतोष धारण कर लेते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन कर्म करने में तो संतोष नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें कर्म करने में, कार्य करते रहने में या मेहनत करने में तो संतोष नहीं ही करना चाहिए। लेकिन हम लोगों में कर्म के सिद्धांत को कभी कभी हम भाग्यवाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और कर्म के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमारी ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है या हो गई है कि न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, कि कमीज़ न मिलेगी तो हम अपने पैरों को ही ऊपर करके पेट को ढक लेंगे, लेकिन कमीज़ के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। क्यों? हम कमीज़ कमाने के लिए कार्य या मेहनत या संघर्ष क्यों नहीं करेंगे या क्यों नहीं करते हैं? हम भाग्य को ही दोषी ठहराकर संतोष क्यों कर लेते हैं? तो ये हमारी जो मनोवृत्ति हो जाती है, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, तो जो शासक वर्ग है उनके लिए हम उनका सफ़र कितना आसान कर देते हैं जब हम इस मनोवृत्ति को अपनाते हैं या इस मनोवृत्ति पर चलते हैं कि हम संघर्ष करने के बजाय जो स्थिति है उसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो हमारी स्वीकार्यता है या जिस स्थिति के सामने हम सिर झुका देते हैं, तो हम लोग कितने सही हैं उन लोगों के लिए जो हमारे चुप रहने पर अपना सफ़र आसानी से कर सकते हैं, है ना।
कि हम कमीज़ कमाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो उन शासकों के लिए तो बहुत मुनासिब है, लाभकारी है, उचित है, ताकि उनके अनुसार उनका शासन चलता रहे और हम जनता मूर्ख की तरह उनके शोषण को, उनकी चालाकियों को अपना भाग्य समझकर चुपचाप सहती रहें और चुप बैठी रहें। ऐसे में उनकी शासन यात्रा कितनी सरलता से चलती रहेगी। ये हमारी संतोष कर लेने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष है कवि का, कि हम कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, हम कितने सही हैं, कितने उचित हैं। हम खुद उन्हें उनके रास्ते को आसानी से पार करने के लिए अपने आप को उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि हम उदासीन हो जाते हैं, संतोष धारण कर लेते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, खुदा मने ईश्वर। तो आगे कवि महोदय कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत कष्ट में होते हैं या उनसे छुटकारा नहीं मिल पाता है तो ईश्वर के अस्तित्व में भी हमें शंका होने लगती है कि ईश्वर है ही नहीं। लेकिन यहाँ कवि महोदय कह रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं पता नहीं, किंतु ईश्वर की जो कल्पना हमने कर रखी है वही सही, अर्थात हमें कष्ट सहने और धीरज रखने के लिए हिम्मत बनाए रखती है। मतलब जो ईश्वर की कल्पना है वह हमारे अंदर धैर्य पैदा कर देती है, इसलिए हम ईश्वर को एक कल्पना, एक स्वप्न मानकर ही जीने लगते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। मतलब कि हम ईश्वर हैं या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने जो ईश्वर की कल्पना बना रखी है, ईश्वर की एक मूर्ति जो हमने कल्पना में बिठा रखी है, वह हमें यह धीरज पैदा कर देती है कि जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिला है, या ईश्वर है तो वह हमें कभी न कभी ये सब चीज़ें उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए ये जो कल्पना है वह हमारे मन को शांति देने के लिए और कष्ट को सहन करने के लिए जो धैर्य है वो प्रदान करती है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, मतलब हम जब किसी खूबसूरत स्थान पर न जा सके पर कोई खूबसूरत दृश्य ही देखने को मिल जाए तो वही बहुत है नज़रों की खुशी के लिए। यहाँ यही भाव है कि ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर सकते पर उसकी कल्पना ही बहुत है धीरज बनाए रखने के लिए, कष्टों को सहने के लिए, हिम्मत बनाए रखने के लिए। तो यहाँ हम पर कटाक्ष है कवि महोदय का, ये हम पर कटाक्ष है कि हम खुद ऐसी मनोवृत्ति पाल करके बैठे हैं। शासक तो दोषी हैं ही, लेकिन हम भी कम दोषी नहीं हैं। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ गज़ल का ये आनंद है कि कथन यहाँ बहुत संक्षिप्त होते हैं। कथन गज़ल में पंक्तियाँ बहुत छोटी होती है, लेकिन उनकी प्रतीकात्मक भाषा शैली का ये जादू होता है कि उनके भाव बहुत ही गंभीर और गहरे होते हैं और गज़ल के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें संक्षेप में कहती जाती हैं। यहाँ हमारी प्रवृत्तियों को और शासकों की प्रवृत्तियों का कितने अच्छे से चित्रण किया गया है। आगे बढ़ें। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। मुतमईन, मुतमईन मने आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं या इत्मीनान है उनको, शासकों को, कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ, बेकरार हूँ मने बेताब हूँ, बेचैन हूँ आवाज़ में असर के लिए, आवाज़ को प्रभावी बनाने के लिए। असर मने प्रभाव, तेरा निज़ाम, निज़ाम मने शासन, सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात, एहतियात मने सावधानी ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर मने यहाँ छंद है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक फूलों का पेड़ होता है, लेकिन यहाँ जो है गुलमोहर भी प्रतीकात्मक है, मतलब भाषा गज़ल की प्रतीकात्मक है। तो यहाँ ये प्रतीक है खुशहाल और खूबसूरत जीवन का, कि सिर्फ जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर मने खूबसूरत जीवन, खुशहाल जीवन, इसका प्रतीक है ये शब्द। तो वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि आगे कह रहे हैं कि जो सत्तासीन लोग हैं, जो शासक वर्ग हैं, वे तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं, वे इस भरोसे में हैं, मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि हम लोगों की जो जड़ मानसिकता हो चुकी है वह कभी बदल नहीं सकती, अर्थात लोगों की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। लेकिन गज़लकार, ये जो गज़ल लिखने वाले हैं, जो दुष्यंत कुमार हैं, वे बेताब हैं, बेचैन है अपनी आवाज़ को असरदार और प्रभावशाली बनाने के लिए। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए।
शासक वर्ग तो निश्चिंत है कि ये जनता जो है कभी सुधरने वाली नहीं है, इनमें कभी बदलाव होने वाला नहीं है, ये पत्थर हैं और पिघल नहीं सकते। लेकिन कवि महोदय चाहते हैं कि मैं ऐसी रचनाएं करूं, मैं इस तरह से जनता को प्रेरित करूं कि मेरी आवाज़ का असर उन पे हो और वे पिघलने लगे, उनमें परिवर्तन आए। आई बात समझ में कि लोग, जनता उनकी बात सुने और प्रेरित हो, अपनी सोच बदले, अपनी स्थिति को बदले, कर्म करती रहे, मेहनत करे, संघर्ष करे और अपनी स्थिति को बदलने के लिए खड़ी हो जाए, है ना। तो आगे कवि महोदय कह रहे हैं, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। वे कह रहे हैं शासकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारा शासन है, तुम ये कर सकते हो, सिल दे जुबान शायर की, कि तुम्हारी सत्ता है, तुम चाहोगे तो शायरों की, कवियों की, साहित्यकारों की जुबान को सिल दोगे, यानी उनकी आवाज़ पर, कविताओं पर पाबंदी लगा दोगे। लगा भी सकते हो, क्योंकि ये सावधानी जरूरी है, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, क्योंकि ये सावधानी जरूरी है ताकि तुम्हारा शासन निर्बाध गति से चलता रहे। पर दूसरी ओर परिवर्तन के लिए, क्रांति के लिए कवियों और रचनाकारों द्वारा आवाज़ बुलंद किया जाना भी जरूरी है, कि एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, कि जहाँ सावधानी ये तुम रखोगे कि हम शायरों की जुबान बंद कर दो, लेकिन हम लोगों का भी दायित्व है कि हम जनता को जगाएं, प्रेरित करें, उनमें जागृति पैदा करें और वे परिवर्तन लाएं समाज में। हम भी परिवर्तन लाएं और जनता भी प्रेरित होकर के परिवर्तन लाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अंत में कवि कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो गुलमोहर जो शब्द है यहाँ खुशहाल और खूबसूरत जीवन का प्रतीक है। कवि कह रहे हैं, हम जिए तो खुशहाल और सुखी जीवन के लिए, अर्थात उसके लिए संघर्ष करते हुए जिए। हमने जिस जीवन का सपना देखा था, उस जीवन प्राप्त करने के लिए हम निरंतर कर्मरत रहें, संघर्षरत रहें, और अगर संघर्ष करते हुए मर भी जाएं तो भी उसी जीवन के लिए संघर्ष करते हुए। भले हम मर जाएं, किंतु गैरों का, दूसरों का जीवन तो बदलेगा। मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, अगर संघर्ष करते हुए मर भी जाएं गैरों की गलियों में, तो लेकिन उनका जीवन तो बदलेगा। अगर हमारे बलिदान देने से दूसरों का जीवन बदल सकता है, बाकी लोगों का जीवन बदल सकता है, अगर बाकी लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, तो ये हमारे द्वारा संघर्ष करते हुए मर जाने में भी सार्थकता है। तो कवि महोदय यहाँ सबकी भलाई के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए संघर्ष करते हुए मर जाना भी पसंद करते हैं, लेकिन वे संघर्ष करना चाहते हैं। हमारी जो तस्वीर है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो सपना है, उसे सच करना चाहते हैं कि हमने जो सोचा, हमने जो स्वप्न देखा कि हर घर में चिराग जलेगा, वह चिराग हर हाल में जलना ही चाहिए। इसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत और संघर्षरत रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पूरी गज़ल में प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है और गज़ल बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ी है। उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार पूरी गज़ल में है ही, भाषा सरल है, सुबोध है, भावों के अनुकूल है, और लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, मुहावरेदार भी है। तो आशा है आपको समझ में आ गई होगी गज़ल। बहुत बहुत धन्यवाद।